हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बेटा, हमारा टॉपिक है एनपीओ। शॉर्ट फॉर्म में आप एनपीओ बोलते हो इसे, और या फिर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, चैप्टर नंबर 1 क्लास 12। और हमने अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, मैंने आपको बता दिया, अगर कोई भी फंड है तो मेरी बैलेंस शीट में आएगा, लेकिन अगर फंड के साथ इन्वेस्टमेंट आ जाता है तो वो मेरी क्या होती है, एसेट होती है। ठीक है, क्या होती है, एसेट। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनना, मतलब बहुत ईजीली, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई में आया भी हुआ है 2019 में। कह रहे हैं हाउ द फॉलोइंग आइटम्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 विल बी प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एसिको क्लब। क्या क्या कह रहा है, टूर्नामेंट फंड जितना भी है किस में आएगा। देखो, डेबिट और क्रेडिट से कुछ नहीं लेना देना है, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि कुछ बच्चे सोचते हैं मैम ये क्रेडिट साइड क्यों दे रखा है, ये डेबिट साइड क्यों दे रखा है। कुछ नहीं, जो कह रहा है जैसे आपको ट्रीटमेंट बता रखा है वैसे ही आपको करना है। टूर्नामेंट फंड आप लोगों को क्या दे रखा है, क्रेडिट बैलेंस है, उसको मैटर नहीं करता। 1,50,000 है आप लोगों का, तो वो लिख दोगे आप लाइबिलिटी साइड। फंड हमेशा लाइबिलिटी साइड ही आएंगे बैलेंस शीट में। फिर कह रहा है टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट आ गया अब उसके साथ, तो ये हमारी क्या होती है, एसेट। ये लॉजिक याद रख लेना, अगर किसी फंड के साथ इन्वेस्टमेंट जुड़ जाएगा तो वो मेरी एसेट हो जाएगी। इनकम है, इनकम मिली है ना टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट से, तो ऐड हो जाएगा किसमें, फंड में। इनकम मिल गई तो इसका मतलब उससे फंड इंक्रीज हो जाएगा, तो 18,000 1,50,000 में ऐड हो जाएंगे। और टूर्नामेंट एक्सपेंसेस दे रखे हैं, तो 1,50,000 में 18 प्लस हो जाएंगे और 12 माइनस हो जाएंगे, क्योंकि एक्सपेंसेस से मेरे पैसे मतलब फंड मेरा कम हो गया होगा, डिक्रीज हो गया होगा। यहाँ तक समझ में आ गया, ओके। लेकिन इसमें एक और चीज़ दे रखी है, क्या कह रहा है, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट। एक्रूड वर्ड जहाँ आ जाए, एक्रूड क्या होता है, एक्रूड इनकम। आप लोगों ने 11th में शायद ही आपको पता हो, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, अनअर्न्ड और प्रीपेड, 4 वर्ड आते थे। क्या क्या आते थे, प्रीपेड के साथ आता था एक्रूड, और आउटस्टैंडिंग के साथ आता था अनअर्न्ड। ठीक है, इन दोनों का सेम ट्रीटमेंट होता था, ये एक्सपेंसेस होते थे, ये इनकम होती थी। और प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं और एक्रूड इनकम होती है। एक्रूड इनकम कौन सी इनकम होती है बेटा, वो इनकम होती है कि मैंने मेहनत तो कर ली, मैंने वर्क तो कर लिया, अर्न कर चुकी हूँ मैं, सिर्फ मिलनी बाकी है, सिर्फ मिलनी बाकी है। समझ रहे हो आप, मैं उसके लिए वर्क कर चुकी हूँ लेकिन मुझे मिलनी बाकी है। इसका मतलब मैं उसे हमेशा क्या एज्यूम करूँगी कि हाँ, सामने वाला मुझे पैसे देगा 100%। क्यों, क्योंकि मैंने उसके लिए बहुत हार्ड वर्क कर चुकी हूँ। 1 मंथ की या फिर सैलरी, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पहले भी एक्रूड इनकम के लिए ट्यूशन का ही एग्जांपल दिया था। जैसे हम कभी कभी क्या करते हैं, बच्चों को एडवांस पढ़ा चुके होते हैं 1 मंथ, और बच्चा हमें 31 डेट को या 30 को हमें क्या देता है, हमारी ट्यूशन फीस देता है। लेकिन हम क्या एज्यूम करते हैं कि भाई हमने इसे फुल मंथ पढ़ाया तो उसका मतलब ये हमें पैसे देगा। सीधी बात है, एक्रूड में क्या होता है कि हम तो वर्क कर चुके हैं बट इनकम अर्न कर चुके हैं, लेकिन इनकम अभी मिली नहीं है, सिर्फ मिलनी बाकी है। तो इसलिए ये हमेशा किस में एज्यूम होती है, एसेट में। अनअर्न्ड में क्या होता है, जब कोई एडवांस फीस दे देता है, एडवांस फ़ी, किसी भी चीज़ के आपको एडवांस पैसे मिल जाते हैं ना, उसके बाद क्या करना पड़ता है, आपको काम करना ही पड़ेगा। ये आपकी लाइबिलिटी होती है, क्योंकि आपने पहले ही पैसे ले लिए हैं और उसके लिए आपने वर्क नहीं किया है, तो आपने अर्न नहीं किया, मतलब मेहनत नहीं की है उसके लिए, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए हमेशा ये क्या होती है, लाइबिलिटीज़। तो अनअर्न्ड इनकम और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दोनों लाइबिलिटी होती हैं, और प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड एक्रूड इनकम हमेशा मेरी क्या होती है, एसेट होती है। ठीक है, तो एसेट कहाँ आती है, बैलेंस शीट में। कहाँ आती है, बैलेंस शीट में। दूसरी एक्रूड इनकम है, मतलब वो इंटरेस्ट एक्रूड कह रहा है, एक तो ये एसेट इंक्रीज हो जाएगी और उससे फंड का पैसा भी तो इंक्रीज होगा। तो जब भी एक्रूड इंटरेस्ट होगा, एक्रूड इंटरेस्ट या इंटरेस्ट एक्रूड, वर्ड चाहे कैसे भी लिखा हो, इसका 2 जगह इम्पैक्ट होगा। एक तो लाइबिलिटी में एसेट साइड जाएगा ये, दूसरा फंड के पैसे में, क्योंकि इंटरेस्ट मिल रहा है आपको, इनकम जनरेट होती है, तो यहाँ पर इंटरेस्ट एक्रूड ऐड हो जाएगा। क्लियर हो गया, दोनों जितना भी एक्रूड है वो ऐड हो जाएगा, और किधर जाएगा, बैलेंस शीट में, एसेट साइड। ठीक है, तो इसका ये ट्रांजेक्शन होता है। चलो अब कर लेते हैं ये क्वेश्चन, क्योंकि एक्रूड इंटरेस्ट है,
टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट से 6000, तो ये एसेट में भी जाएगा। इसका डबल इम्पैक्ट होता है, एक तो फंड में ऐड हो जाता है और एक एसेट्स में जाता है, ठीक है, क्योंकि फंड बढ़ जाएंगे और एसेट तो क्योंकि ये होती है, ये एक्रूड वर्ड एसेट ही होता है, तो हमेशा एसेट में भी जाएगा। चलो बनाते हैं। दूसरी बात, जितना भी फंड की बात करेगा हमेशा क्या बनेगी हमारी बैलेंस शीट। तो यहाँ पर लिखोगे आप बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018। ये है हमारी लायबिलिटी और अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। क्या क्या दे रखा है? सबसे पहले दे रखा है टूर्नामेंट फंड, तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप? सबसे पहले टूर्नामेंट फंड, फंड कितना है? 1,50,000। ऐड क्या करोगे? अब टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट दे रखा है, तो यहाँ पर आएगा टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, कितने का? 1,50,000 का। इनकम मिली है, तो इसका मतलब इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, आप फुल फॉर्म में लिख लेना भाई, 18,000। और क्योंकि एक्सपेंसेस हैं तो माइनस हो जाएंगे टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस हमारी इनकम को कम करते हैं, हमारे फंड को कम करेंगे, तो इसलिए माइनस हो जाएंगे 12,000, ठीक है। तो यहाँ से बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। अब दे क्या रखी है? एक एडजस्टमेंट दे रखी है। एडजस्टमेंट में क्या कह रहा है? एक्रूड इंटरेस्ट। ये दो जगह ट्रांसफ़र होता है, एक तो एसेट्स में आता है क्योंकि एक्रूड हमेशा मेरी एसेट होता है, दूसरा ये फंड क्योंकि इनकम है तो फंड में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आ जाएगा आपका, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम एक्रूड इंटरेस्ट। कितना 1000 है? 6000। तो देखो अभी कितना आ जाएगा आप लोगों का? 1,68,000। एक मिनट, 68 और ये हो जाएगा 1,74,000। इसमें से 12 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 12,000 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 1,54,000। क्या कर रहे? एक मिनट, 8 और 14, एक मिनट, 1,62,000 आ जाएगा बेटा आप लोगों का ये, ठीक है। ठीक है, ये 174 आएगा, उसमें से माइनस करोगे 12,000 जो एक्सपेंसेस हैं, तो 1,62,000 आ जाएगा। और क्योंकि एसेट में भी आता है तो हम यहाँ पर शो कर देंगे एक्रूड इंटरेस्ट 12,000। बस, क्लोजिंग नहीं करनी क्योंकि ये पूरी बैलेंस शीट नहीं है, सिर्फ ये एक एडजस्टमेंट है, ठीक है। क्लियर हो गया? आ गया समझ में? चलो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शो हाउ विल यू। देखो आंसर देख लेते हैं। टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट में 150, एक्रूड इंटरेस्ट विल बी शोन ऑन एसेट साइड, ठीक है। तो वो कह रहा है कि ये दोनों तो एसेट साइड में आएगा। 150 देखो हमारा आ गया, ये 150 और 12,000 ये तो एसेट साइड आएंगे, और इधर 150 यहाँ पर आ गया 1,62,000, ये आ गया हमारा 1,62,000, ठीक, बिल्कुल करेक्ट है। कह रहा है शो हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम्स वाइल प्रिपेयर फाइनेंशियल अकाउंट्स ऑफ एनपीओ फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। बिल्डिंग फंड है। अब देखो बिल्डिंग फंड मेरा क्या होता है बेटा? फंड जो भी है हमें पर्टिकुलर होता है और लाइबिलिटी होती है। तो बिल्डिंग के लिए फंड दे रखा है, बिल्डिंग के लिए डोनेशन दे रखी है, वो उसमें ऐड हो जाएगी। एक्सपेंडिचर हो गया है कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के लिए, तो इसका मतलब मैंने एक बिल्डिंग बनाई है और उस पर कितने पैसे खर्च हुए? 7 लाख, तो वो माइनस कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? बिल्डिंग का जो बिल्डिंग फंड में कितना टोटल पैसा है वो आ जाएगा। 20,000 माइनस 7,000 करोगे आप 8 लाख प्लस 12 करोगे 20 लाख, माइनस 7 लाख करोगे आप 13 लाख आ जाएगा। दूसरी बात सुनना ध्यान से, फिर कैपिटल फंड है और लाइफ मेंबरशिप फीस है। अब बताइए दिक्कत कहाँ है? इस वाली एडजस्टमेंट में जो भी प्रॉब्लम है, अंडरलाइन करो। वो कह रहा है द कंस्ट्रक्शन वर्क इन प्रोग्रेस एंड, कह रहा है जो काम है ना वो चल रहा है और अब तक कंप्लीट नहीं हुआ है। अब तुम मुझे एक बात बताना, तुम ना एक बिल्डिंग बना रहे हो, तुम अपना घर बना रहे हो, है ना, आप अपना घर बना रहे हो जैसे आपके पेरेंट्स बनाते होंगे,
है ना। और आपके पापा से आपने पूछा, पापा हाँ आपने ना ये घर बनाया है, ध्यान से सुनना, इसका फर्स्ट फ्लोर आप लोगों ने बना दिया है, मतलब ये ग्राउंड फ्लोर हो गया, पार्किंग हो गई, ये फर्स्ट फ्लोर, ये कंप्लीट नहीं हुआ है, ये क्या नहीं हुआ है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो मतलब इसकी बस दीवारें, ये पार्किंग तो बिल्कुल कंप्लीट है और ये यहाँ पर अभी वर्क चल रहा है। तो आपने पापा से पूछा, पापा इस घर में अब तक कितने लाख रुपीज़ लग गए हैं, मतलब ये हमारा घर कितने का है, कि बेटा अभी बना नहीं है लेकिन अब तक इसमें 15 लाख रुपीज़ लग चुके हैं। तो अगर अभी तक हम तो आज देख रहे हैं ना, आज इस घर का अगर आपसे कोई वैल्यू पूछे कि आपके घर की फ़िलहाल वैल्यू क्या है, और क्योंकि लॉकडाउन है, कोविड की वजह से क्या हुआ है, कंस्ट्रक्शन का काम रुक गया है, तो अगर आज की डेट में कहें भाई आपका घर कितने का है, तो आप ये थोड़ी ना कहोगे भाई 50 लाख का है। अरे बनने के बाद है ना वो तो 50 लाख का, अभी तो आज की डेट में वो 15 लाख का ही है, पैसे इतने ही लगाए कि भाई अभी तो 15 लाख ही लगा है। तो इसका मतलब अभी मेरी एसेट की अगर मैं वैल्यू सोचूं तो जो कंस्ट्रक्शन का काम जितना आपने उसमें पैसा लगा दिया वही मेरी एसेट है। एसेट की अगर मैं वैल्यू पूछूं आपसे तो आप बताओगे कि आपके घर एसेट है और एसेट की वैल्यू कितनी है, 15 लाख। अगर आपसे कोई पूछेगा कि भाई आपके घर की वैल्यू कितनी है, होनी चाहिए नहीं है कितनी, जितना आप पैसा उसमें लगा चुके हैं, चाहे किसी वजह से, चाहे एक्सपेंसेस, भाई एक्सपेंसेस ही तो हैं, ईंटें लाए है ना, वर्कर्स को पैसा दिया है ना, लाइटिंग कराई, बहुत सारी चीज़ें कराई ना, वो सारे एक्सपेंसेस ही तो हैं। और अगर एसेट पे कोई एक्सपेंसेस होता है तो वो उसकी वैल्यू में क्या हो जाता है, ऐड। समझ रहे हो आप कार लेके आए और कार के लिए आपने उसी टाइम पर, आपने ना 11th में पढ़ा होगा कि एसेट परचेज करते टाइम जो उसकी एक्सपेंसेस आते हैं वो उसकी वैल्यू में ऐड हो जाते हैं, पढ़ा था ये है ना, जर्नल एंट्रीज में हुआ करता था 9 चैप्टर में, कि एसेट अगर परचेज करते टाइम आपके में कोई भी रिपेयर हुई है, लेकिन परचेजिंग टाइम होना चाहिए, चाहे वो सेकंड हैंड हो चाहे वो न्यू हो, लेकिन वो उसकी वैल्यू में ऐड हो जाता है अगर परचेज के टाइम है। और अगर बाद में आप रिपेयर कराते हो तो वो एक्सपेंसेस हैं, वो नॉर्मल रिपेयर में आएगा। ये बात है। सेम वैसे ही क्योंकि घर के लिए कंस्ट्रक्शन में एक्सपेंसेस जा रहे हैं तो इसका मतलब वो उसकी वैल्यू में ऐड हो जाएंगे। इसका मतलब मेरी एसेट आज की डेट में कितने की है, 15 लाख की। और एसेट कोई रोज़ रोज़ नहीं बनाता, रोज़ रोज़ तो नहीं बनती ना एसेट, तो ये इसका नेचर क्या है, कैपिटल नेचर का है। और क्या है, रिसिप्ट है, मतलब मेरे पास एसेट आ गई, एसेट क्या होती है, कैपिटल नेचर की होती है, तो ये किस में भी ऐड होती है, कैपिटल में, कैपिटल भी बढ़ जाती है इससे। क्योंकि एसेट कोई बिल्डिंग रोज़ रोज़ नहीं डेली डेली बनाता है, क्योंकि बहुत लॉन्ग टाइम में कभी जाके भाई 10 साल में 20 साल में एक बिल्डिंग बनती है। तो इसका नेचर क्या हो गया, एक तो एसेट इंक्रीज़ हो गई, और एसेट किस नेचर की होती है, कैपिटल नेचर की, इसलिए इससे कैपिटल भी इंक्रीज़ होती है। ये बात बस समझनी थी आपको। अब देखो क्वेश्चन को क्या कह रहा है, कह रहा है बिल्डिंग फंड है, डोनेशन है और एक्सपेंडिचर है, ये तो बिल्डिंग की बात हो गई। कैपिटल फंड है, उस पर लाइफ मेंबरशिप फीस आपको बता दी कि ये ऐसी फ़ीस होती है जो एक ही बार आप पे करते हो, लेकिन उसकी जो वैल्यू होती है, उसका जो यूटिलाइजेशन होता है वो आप लॉन्ग टाइम, लाइफ टाइम करते हो, और ये एक तरह से मेरी लाइबिलिटी होती है, इसलिए कैपिटल फंड में इसकी वजह से पैसा आता है तो ऐड हो जाती है। ठीक है, आएगा लाइबिलिटी साइड, लेकिन किस में ऐड होता है, कैपिटल फंड में। ये नहीं तो आपको यहाँ पर देखो, एक मिनट, मैंने मेरी फर्स्ट वीडियो देख लेना, मैंने उसमें बिल्कुल क्लियर करा है आप लोगों को। एक मिनट बस 2 सेकेंड रुको। ये रहा, कह रहा है क्योंकि ये कैपिटल रिसिप्ट होती है, इसलिए ये या तो कैपिटल फंड में ऐड हो जाती है या फिर इसे अलग से भी आप शो कर सकते हो। ये इसकी एडजस्टमेंट है, याद रखनी है ये, क्योंकि ये रिवेन्यू नेचर की नहीं होती। रोज़ रोज़ एक ही बार दे दी, पूरी लाइफ का पैसा एक बार दे दिया, तो इसका मतलब ये कौन से नेचर की है, कैपिटल नेचर की, इसलिए कैपिटल फंड में ऐड होगा। अगर आप इसमें ऐड नहीं करना चाहते, इसे सेपरेटली दिखा सकते हो किसमें, बैलेंस शीट में। ठीक है, ओके चलो। तो दूसरी बात, क्योंकि इस ये क्या है, कंस्ट्रक्शन में, बिल्डिंग में जितना पैसा लगा 7 लाख, तो वो एसेट साइड भी जाएगा, और एसेट्स की वजह से मेरी क्या ऐड होगी, कैपिटल फंड, मेरा पैसा बढ़ेगा, इसलिए जो जितने की मेरी एसेट है 7 लाख की ना, 7 लाख कैपिटल फंड में भी ऐड होगा। बस मेन लॉजिक ही ये है बेटा। चलो पहले क्वेश्चन करते हैं, फिर देखना आप क्या कह रहा है ये। पहली बात तो क्योंकि कुछ भी है तो बैलेंस शीट में आएगा, कोई भी फंड है तो बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020। इधर मेरी लाइबिलिटीज़ हैं, अमाउंट, एसेट्स
अमाउंट। चाहे आप बिल्डिंग फंड पहले लिख लो, चाहे आपकी मर्जी है, ठीक है। सबसे पहले लिख लो, यहाँ पर लिख लेते हैं बिल्डिंग फंड। क्या है? बिल्डिंग फंड कितने का है? 8 लाख। डोनेशन बिल्डिंग के लिए मिली है, डोनेशन फॉर बिल्डिंग 12 लाख, ठीक है। जो ये एक्सपेंडिचर है, अगर मैं बिल्डिंग फंड के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो ये एक्सपेंसेस है, लेकिन क्योंकि बिल्डिंग बन रही है मेरी एसेट भी तो बढ़ रही है भाई। बिल्डिंग के लिए मैंने पैसा इकट्ठा कर रखा था, उस पर एक्सपेंसेस कितने हो गए? 7 लाख के, तो वो तो मैं एक्सपेंसेस माइनस करूँगी, मतलब फंड में से तो कम होगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ जितना पैसा मैंने उस बिल्डिंग पे लगाया है उसकी वजह से मेरी एसेट भी तो इंक्रीज़ हो रही है, येस और नो? मेरी एसेट भी तो इंक्रीज, मतलब मैंने एक्सपेंसेस किए हैं बिल्डिंग के लिए 7 लाख का। तो अगर मैं देखूं तो मेरी बिल्डिंग की अभी फ़िलहाल कॉस्ट है क्या? यही वाली कॉस्ट है मेरी बिल्डिंग की। तो यहाँ पर आ जाएगा आप लोगों का बिल्डिंग कितने की? 7 लाख की। और यहाँ पर लिख दोगे आप वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, जितना पैसा आपने उस बिल्डिंग पे खर्च किया है आज की डेट में वही तो उसकी वैल्यू है, ठीक है। आपने अगर अपने घर पे 15 लाख रुपीज़ स्पेंड करें तो आज अगर मैं आपसे उसकी वैल्यू पूछूं तो 15 लाख ही तो बताओगे आप, ठीक है। तो एसेट इंक्रीज़ हो गई, यहाँ से समझ में आ गया। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 20 - 7 13 लाख आ जाएगा। ये हो गया बिल्डिंग फंड। दूसरा कैपिटल फंड भी आपको गिवन है। कैपिटल फंड कितने का है? 10 लाख का। उसमें लाइफ मेंबरशिप फीस या तो ऐड इसमें ही कर दो, लाइफ मेंबरशिप फी रिसीव्ड, या तो इसमें ही ऐड कर दो आप लोग 50,000 का, वरना अलग से भी शो कर सकते हो। दूसरी बात, कैपिटल हमारी इस एसेट की वजह से भी इंक्रीज़ होती है। देखो ये वाला यहाँ पर आपने नोट डाउन किया कि मेरी वैल्यू इतनी है, और यही एसेट किसको भी इंक्रीज़ करेगी? मेरी कैपिटल को भी, क्योंकि कैपिटल नेचर की बिल्डिंग डेली नहीं बनाएंगे, तो इससे मेरी कैपिटल भी इंक्रीज़ होती है। तो ये बिल्डिंग कहाँ पर आ जाएगी? यहाँ पर। तो यहाँ पर आ जाएंगे बिल्डिंग एक्सपेंसेस फॉर बिल्डिंग, मतलब यहाँ पर वर्क इन प्रोग्रेस करके आप लोग बिल्डिंग लिख के यहाँ पर कितना आ जाएगा आप लोगों का? 7 लाख। तो ये कितना आ जाएगा? 17,50,000, ठीक है। 17,50,000 क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया बेटा? इजी था। देखो बस यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होंगे कि मैम ये एक्सपेंसेस एसेट में क्यों लिखे? अरे क्योंकि बिल्डिंग बनाई है, उसके जो एक्सपेंसेस हैं उससे बिल्डिंग की वैल्यू ही तो इंक्रीज़ हो रही है। मैंने घर का एग्जांपल बहुत अच्छा दिया, भाई आपका घर बन रहा है, आपने उसमें 15 लाख रुपए लगा दिए, तो वो अगर आपसे आपके घर की वैल्यू पूछे, वो यूँ थोड़ी ना, आपने उस पर खर्च आज किया है लेकिन वैल्यू भी तो बढ़ रही है। तो खर्च किया है तो वो तो बिल्डिंग के फंड में से कम होगा, लेकिन एसेट भी इंक्रीज़ हो रही है साइड बाय साइड, तो इसका डबल इम्पैक्ट होगा, तो वो यहाँ आ जाएगा। दूसरी बात, क्योंकि बिल्डिंग की वजह से मेरे कैपिटल का भी पैसा इंक्रीज़ होगा, एसेट इंक्रीज़ हो रही है तो मेरा फंड भी इंक्रीज़ होगा कैपिटल का, इसलिए बिल्डिंग का पैसा किस में आता है? कैपिटल फंड में भी ऐड होता है, ठीक है। तो बस इसको क्योंकि ऐसे ही छोड़ना है, क्योंकि ये सिर्फ एक ट्रांजैक्शन है, तो इसका बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट नहीं करना आपको। यहाँ तक समझ में आ गया होगा बेटा? बिल्डिंग का बहुत अच्छे से समझ लेना। अगर किसी को नहीं आया कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं दोबारा बता दूँगी, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर